हेलो एवरीवन, जय हिंद। मैं हूं महेंद्र और आप देख रहे हैं MT365। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इम्पॉर्टेंट वीडियोस का नोटिफिकेशन आसानी से मिलता रहे। आज के इस वीडियो में हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर के AECC हिंदी के सिलेबस के ऊपर चर्चा करेंगे और साथ ही साथ उसके रेफरेंस बुक और क्वेश्चंस पैटर्न पर भी बात करेंगे। तो आइए एक एक करके हम लोग इसके सारे पहलुओं को देखते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग AECC हिंदी के टोटल मार्क्स की बात करें तो AECC हिंदी में जो कुल मार्क्स है वो 50 मार्क्स है। ये 50 मार्क्स जो है उसमें से 10 मार्क्स जो है आपका इंटरनल एग्ज़ाम्स का होता है, बाकी 40 मार्क्स जो होता है वो आपके एक्सटर्नल एग्ज़ाम पे दिया जाता है। तो इस तरीके से इंटरनल एग्ज़ाम्स का 10 मार्क्स और एक्सटर्नल एग्ज़ाम्स का 40 मार्क्स, टोटल 50 मार्क्स का एग्ज़ाम आप लोगों का AECC हिंदी का होता है। इसे आप लोग समझ लें। अब अगर हम लोग इसके सब्जेक्ट के नेम की बात करें तो इसमें ये जो AECC हिंदी का जो सब्जेक्ट नेम है वह है हिंदी काव्य एवं व्याकरण, अर्थात कि इसमें आप लोगों को काव्य भी पढ़ना है और व्याकरण भी पढ़ना है। तो अब आइए हम लोग देखते एक एक करके देखते हैं कि आप लोगों को इसमें पढ़ना क्या क्या है। पहली इकाई में आप लोगों को कुरुक्षेत्र के बारे में पढ़ना है, जो रामधारी सिंह दिनकर की काव्य रचना है। यह कुरुक्षेत्र महाभारत के आधार पर इसकी रचना की गई है। यहाँ पे अगर हम लोग थोड़ा सा रामधारी सिंह दिनकर जी के बारे में बात कर लें तो इनका जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी को बिहार के मुंगेर जिला में हुआ था और 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को चेन्नई में इनका निधन हो गया, अर्थात कि इनकी मृत्यु हो गई। इन्हें राष्ट्र कवि के रूप में भी जाना जाता है। कुरुक्षेत्र के अलावा, है ना, इस कुरुक्षेत्र के अलावा इनकी जो अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं हैं वो है रश्मिरथी, उर्वशी, संस्कृति के 4 अध्याय, परशुराम की प्रतीक्षा यादि, है ना। 1972 ईस्वी में इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। दोस्तों, एक चीज़ मैं यहाँ पे पर्सनली आप लोगों से बोलना चाहूँगा कि कुरुक्षेत्र का जो तीसरा सर्ग है, इस कुरुक्षेत्र का जो तीसरा सर्ग है उसमें एक कविता है जो मुझे पर्सनली काफ़ी प्रभावित करता है और कविता इस प्रकार है कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विष रहित विनित सरल हो। 3 दिवस तक पंथ मागते रघुपति सिंध किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी अधीर धधक पौरुष की आग राम के सर से। सिंधु देह धर ताहि त्राहि करता आगिरा शरण में, चरण पूज दास्ता ग्रहण की बंधा मौन बंधन में। तो ये कविता वाकई मुझे काफ़ी प्रभावित करती है और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस कुरुक्षेत्र काव्य का जब अध्ययन करेंगे तो निश्चित तौर पे आप लोग इससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होंगे। इसलिए इसे बहुत ही गहराई से पढ़ें और समझें ताकि आप लोगों को परीक्षा के साथ साथ बाहरी दुनिया का भी ज्ञान हो। तो खैर, अब अगर हम लोग दूसरे यूनिट की बात करें तो दूसरे यूनिट में आप लोगों को व्याकरण के बारे में पढ़ना है, जिसमें पत्र लेखन के बारे में पढ़ना है, लिंग निर्णय के बारे में पढ़ना है, पर्यायवाची शब्द के बारे में पढ़ना है, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द के बारे में पढ़ना है और साथ ही साथ मुहावरे और लोकोक्तियों के बारे में पढ़ना है और अंत में समसामयिक निबंध के बारे में आप लोगों को पढ़ना है। तो पहली इकाई जो है वो काव्य से संबंधित है और दूसरी इकाई जो है वह व्याकरण से संबंधित है और यही 2 इकाई आप लोगों को AECC हिंदी में पढ़ना है। अब अगर हम लोग इसके रेफरेंस बुक की बात करें तो आप लोग इसके लिए व्याकरण के लिए जो है वह डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद की आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना का किताब खरीद सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी किताब है व्याकरण के ऊपर। और इस किताब से ना सिर्फ आप लोग अपने इस एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकते हैं, बल्कि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी आने वाले व्याकरण से संबंधित सवालों में भी यह किताब काफ़ी हेल्पफुल होता है। इसलिए इस किताब को आप लोग ज़रूर खरीद लें और ज़रूर इसको पढ़ लें ताकि दोनों काम आप लोगों का आसानी से हो जाए। नेक्स्ट एक और किताब का रेफरेंस दिया गया है, अपनी हिंदी कैसे सुधारें, रविंद्र कुमार जागृति जी का है और ये पटना प्रकाशन का है। तो खैर, चूँकि हमने जो पहले किताब बताया है वासुदेव नंदन प्रसाद का, वही किताब काफ़ी है आप लोगों के लिए,
तो आप लोग एक ही किताब खरीदें तो भी आप लोगों का आसानी से काम हो जाएगा। अब अगर हम लोग ACC हिंदी के क्वेश्चंस पैटर्न या क्वेश्चन फॉर्मेट की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि क्वेश्चन पैटर्न जो फुल मार्क्स मतलब एक्सटर्नल एग्जाम्स में किस तरीके का क्वेश्चन आएगा उस पर हम लोग बात करेंगे। तो एक्सटर्नल एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा उसका टोटल मार्क्स फुल मार्क्स कितना होगा 40, जो कि 10 मार्क्स तो इंटरनल एग्जाम का होता है ना, और 40 मार्क्स एक्सटर्नल एग्जाम का, और 40 और 10 मिला के 50 नंबर का ACC होता है। तो इस 40 में से आपको पासिंग मार्क्स लाना है कितना 16। अगर ये 16 मार्क्स लाते हैं तो आप एक्सटर्नल एग्जाम में पास हो जाते हैं। वहीं जो इंटरनल एग्जाम 10 मार्क्स का होता है उसमें से आप लोगों को मिनिमम 4 नंबर लाना होता है, ठीक है। तो ये एक्सटर्नल में 16 नंबर और इंटरनल का 4 नंबर, कुल अगर 20 नंबर अगर आप लोग लाते हैं तो ACC में आप लोग पास हैं। लेकिन आप लोगों को ये मिनिमम लेके नहीं चलना है बल्कि मैक्सिमम नंबर आप लोग लाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लाएं। तो आइए आगे हम लोग देखते हैं कि एक्सटर्नल एग्ज़ाम फुल 40 मार्क्स का होता है, इसमें पासिंग मार्क्स 16 है और ये 2 घंटे का एग्ज़ाम होता है। अब आगे हम लोग देखें जनरल इंस्ट्रक्शन, अगर इसका देखें तो जनरल इंस्ट्रक्शन में हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू गिव देयर आंसर इन देयर ऑन वर्ड्स एज फॉर एज प्रैक्टिकेबल। कहने का मतलब ये है कि अभ्यर्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर लिखने का प्रयास करें, है ना। नेक्स्ट यहाँ पे देखें आप लोग, द क्वेश्चन आर ऑफ इक्वल वैल्यू, है ना। कहने का मतलब ये है कि सभी क्वेश्चंस के जो मान होंगे वह बराबर होंगे। आगे लिखा हुआ है आंसर एनी 5 क्वेश्चंस ऑफ द फॉलोइंग इन विच नंबर 1 क्वेश्चन इज कंपलसरी। कहने का मतलब ये है कि आप लोगों को टोटल 5 क्वेश्चंस का जवाब देना है जिसमें से पहला क्वेश्चन का आंसर देना कंपलसरी है, अनिवार्य है। अब आगे आइए देखते हैं कि क्वेश्चंस का फॉर्मेट कैसा होता है। आप लोगों को जो क्वेश्चन मिलेगा वो 2 पार्ट में होगा, ग्रुप A और ग्रुप B में, है ना। तो ग्रुप A में क्या क्या है यहाँ पे देख सकते हैं। ग्रुप A में जो पहला क्वेश्चन है वह मल्टीपल चॉइसेस का क्वेश्चन रहेगा। ये ग्रुप A भी 2 पार्ट में बटा हुआ है, 1 का A, है ना, और 1 का B। तो A में जो है वह 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, यहाँ पे 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे। कहने का मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इस तरीके से दे सकता है। पहला क्वेश्चन अगर मान लेते हैं हम लोग, पहला क्वेश्चन अगर रहेगा कि रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म कब हुआ था, या दूसरा क्वेश्चन ये भी दे सकता है कि रामधारी सिंह दिनकर जी की महत्वपूर्ण रचना क्या है, या रामधारी सिंह दिनकर जी को राष्ट्रीय अर्थात भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया। इस तरीके से ये ऑब्जेक्टिव 4 क्वेश्चंस आपको रहेंगे और ये 1 नंबर का रहेगा, अर्थात कि 4 नंबर का रहेगा। वहीं जो पहला क्वेश्चन का ही पार्ट B है, अर्थात उसमें 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आप लोगों को लिखने हैं, 2-2 नंबर के शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होंगे, 2-2 नंबर के, ये लिखना है आप लोगों को। तो यहाँ पे हो सकता है आप लोगों को सिर्फ ये दे दे कि मुहावरा की परिभाषा बताएं या लोकोक्ति की परिभाषा बताएं, या कोई लोकोक्ति दे देगा उसका अर्थ पूछ लेगा। तो ये 2 क्वेश्चंस शॉर्ट टाइप के रहेंगे, 2-2 नंबर के, जिसमें आप लोगों को लिखना है। और ये भी 4 नंबर का हो गया, और पार्ट 1 4 नंबर। इस तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस 4 नंबर का और शॉर्ट क्वेश्चंस 4 नंबर का, टोटल कितना हो गया 8 नंबर। अर्थात कि पहला क्वेश्चन जो है वह आपका 8 नंबर का है ना ग्रुप A में। अब अगर हम लोग ग्रुप B की बात करें तो ग्रुप B में देख सकते हैं आप लोग कि लॉन्ग आंसर्स टाइप क्वेश्चंस रहेंगे और आंसर एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग, अर्थात कि नीचे जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं उसमें से आप लोगों को किसी भी 4 क्वेश्चन का जवाब देना है। तो 4 क्वेश्चन ये हो गया और एक पहला अनिवार्य क्वेश्चन, टोटल 5 क्वेश्चंस का आप लोगों को जवाब देना होता है एक्सटर्नल एग्जाम में। और ये जो चारों क्वेश्चंस आप लोगों को सेकंड ग्रुप 20 में जो 4 क्वेश्चंस लिखने हैं उसके भी मान बराबर हैं, अर्थात कि हर एक क्वेश्चन का 8 अंक है और 8 अंक है और 4 क्वेश्चन का जवाब देना है। तो 8 चौके 32 नंबर, और पहला क्वेश्चन का हम लोगों ने देखा था 8 नंबर, है ना। तो 32 और 8 40 नंबर, इस तरीके से आप लोगों का टोटल होता है एक्सटर्नल एग्जाम। अब देखें कि ग्रुप B में जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो टोटल 2 नंबर से लेकर के दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा,
सातवां, आठवां, अर्थात कि 2 3 1 1 2 3 4 5 है ना, 6 7, ये 7 क्वेश्चन जो हैं वो लॉन्ग क्वेश्चन है, और एक 9वां क्वेश्चन जो है वो फिर से शॉर्ट टाइप का आंसर का ये क्वेश्चन है। तो ये कुल मिला के जो है 8 क्वेश्चन, अर्थात कि पहला क्वेश्चन जो है वो कंपलसरी है, वो ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट टाइप का है, और बाकी 2 नंबर से 9 नंबर तक, अर्थात कि टोटल 8 क्वेश्चन जो हैं वो लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। इसमें से हो सकता है रश्मि रथी का कोई काव्यांश दे दिया जाए, सॉरी मतलब कुरुक्षेत्र का कोई काव्यांश दे दिया जाए और उसका अर्थ पूछ लिया जाए, या दिनकर की जीवनी पूछ लिया जाए, या मतलब जो है व्याकरण में कोई निबंध पूछ लिया जाए, समसामयिक निबंध पूछ लिया जाए। तो इस तरीके से इसमें जो 8 क्वेश्चंस हैं टोटल, उसमें से आप किसी भी 8 क्वेश्चंस में से आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 4 क्वेश्चंस का जवाब देना है। इस तरीके से ACC हिंदी में कुल आप लोगों को 5 क्वेश्चंस का जवाब देना है। पहला क्वेश्चन अनिवार्य होता है जो कि ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट टाइप का होता है। बाकी दूसरे नंबर से लेकर के 9th नंबर तक का जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसमें से कोई भी 4 क्वेश्चंस आप कर सकते हैं जो जानते हैं। सपोज कीजिए कि आप मतलब चौथा नंबर, 5वां नंबर, 6ठा नंबर, 7वां नंबर क्वेश्चन ही जान रहे हैं, तो इन्हीं 4 क्वेश्चंस को आप आसानी से कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि हम लोग पहला दूसरा क्वेश्चन ही करें या 8वां 9वां ही करें, कोई भी 4 क्वेश्चन। सपोज कीजिए कि हम 5वां, 6ठा, 7वां और 8वां क्वेश्चन ही जानते हैं, तो इन्हीं 4 क्वेश्चंस को आप लोग कर सकते हैं। तो 4 क्वेश्चन है और एक पहला क्वेश्चन अनिवार्य होता है। कुल 5 क्वेश्चंस के जवाब आप लोगों को ACC में देना है, जो टोटल 50 मार्क्स का होता है, और इसमें से पासिंग मार्क्स जो है वो 20 मार्क्स है। 16 नंबर एक्सटर्नल में लाना जरूरी है और 4 नंबर इंटरनल में लाना जरूरी है। तो इसे आप लोग ध्यान रखें, और अगर यह वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल लगा हो तो इसे प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर करें। जय हिंद।